अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट और मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ये वीडियो आप प्रीवियस लेक्चर्स की देख सकते हैं, अवेलेबल भी हैं। और उसके बाद जो इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लोर हम करेंगे, इसी टॉपिक से लिंक कर रहा है। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है कोरिलेशन। अब मतलब दो चीज़ों के दरमियानी कोई ताल्लुक होगा, रिलेशन ताल्लुक। अब इसका नाम बता रहा है कि कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ हमने पढ़नी है, कोरिलेशन ताल्लुक। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं इसको द रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज आर वेरिएबल्स टू सीरीज आर वेरिएबल्स के दरमियान कोई ताल्लुक होगा तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, कोरिलेशन है। अब हम चूंकि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हमारी जो सीरीज या वेरिएबल्स होंगे वो रिटर्न से रिलेटेड होंगे। ये आपने बात याद रखनी है। ये एक जनरल डेफिनेशन थी। हमसे जो रिलेट करता है, हम कोरिलेट किसको करेंगे, रिटर्न्स को रिस्क को। तो रिटर्न्स को माइंड में रखना है आप। तो अब ये कोरिलेशन जब दो कंपनीज के रिटर्न्स, दो कंपनीज के एसेट्स के जो रिटर्न्स हैं उनके दरमियान होगा तो माइट पॉसिबल ये पॉजिटिव हो, मतलब दोनों का सेम एक बढ़ रही है, एक कंपनी का रिटर्न बढ़ रहा है, दूसरी कंपनी का भी रिटर्न बढ़े। हो सकता है ये नेगेटिव कोरिलेशन हो या ताल्लुक हो दो कंपनीज के एसेट्स के रिटर्न का, और हो सकता है इसमें ज़ीरो कोरिलेशन हो, कोई बिल्कुल ताल्लुक हो ही नहीं। तीन कैटेगरीज होगी, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन। अब हम देखते हैं जी पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर नेगेटिव कोरिलेशन और फिर ज़ीरो कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन से मुराद है दो एसेट्स के रिटर्न्स टू सीरीज और टू वेरिएबल्स के दरमियान अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो, हम इसे लिख लेते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन if series move in same direction, it is called positive correlation। अगर टू सीरीज जो है वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करें तो इसे हम कहेंगे कि क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। हम एग्जांपल लेते हैं जी, कंपनी ए, कंपनी बी, और हम ईयर्स इधर लिख लेते हैं इसको समझने के लिए। 1 2 3 4 ईयर्स का डाटा लिया। कंपनी ए के एसेट का जो रिटर्न है वो सपोज 10%, 11%, 12%, 13%, और कंपनी बी के एसेट का जो रिटर्न है वो 9%, 11%, 12%, उसके बाद 14%। अब हम अगर कोई पूछे कंपनी ए और कंपनी बी के रिटर्न्स का कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है, तो हम बता सकते हैं कि देखिए कंपनी ए के एसेट का रिटर्न बढ़ा है 10, 11, 12, 13।
कंपनी बी के एसेट का रिटर्न भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यही डेफिनेशन थी ना, इफ टू सीरीज मूव इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कंपनी ए में 13, उसके बाद 12, 11, 10, और कंपनी बी का ज्यूम कर लें 14, उसके बाद 12, 11, 9। पहले ये सिचुएशन हमने देखी, ये वाली, कि दोनों बढ़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ये कंपनी के एसेट का रिटर्न बढ़ रहा है तो इस कंपनी के एसेट का रिटर्न भी बढ़ रहा है। और दूसरी सिचुएशन हमने बनाई, कंपनी ए के एसेट्स का रिटर्न अगर कम हो रहा है, कंपनी बी के एसेट का रिटर्न भी कम हो रहा है। अब ये भी एक रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, और ये भी एक पॉजिटिव रिलेशन। फर्क क्या है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। तो यह है पॉजिटिव कोरिलेशन टू कंपनीज के एसेट्स के रिटर्न में अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो। अभी हम ये नहीं कह रहे कि बढ़ेगा या कम होगा, दोनों में अगर बढ़ रहा है तो दोनों का बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो दोनों का कम हो रहा है रिटर्न। तो हम कहते हैं कि इन दो कंपनीज के एसेट के रिटर्न में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब उसके बाद क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में होगा कि अगर एक कंपनी के एसेट्स का रिटर्न बढ़ता है तो दूसरी कंपनी के एसेट्स के रिटर्न में कमी आ जाए। अब हम इसे लिखते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन के बाद क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन को अगर हम लिखें तो हम इसे कह सकते हैं, इफ टू सीरीज मूव इन opposite direction it is called negative correlation। अगर टू सीरीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट है, कि अगर एक कंपनी के एसेट्स के रिटर्न में इजाफा हो रहा है तो दूसरी कंपनी के एसेट्स के रिटर्न में कमी हो, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ईयर्स कंपनी एफ, कंपनी के, टू कंपनीज हमने ले ली, उसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। 1, 2, 3, 4 ईयर्स का डाटा ये करते हैं जी 2%, 6%, उसके बाद 10% और 14%। अब इधर लिख लेते हैं 13%, 10%, 7% एंड 4%। अब आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कंपनी एफ का जो एसेट्स का रिटर्न है वो बढ़ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14। और कंपनी के का जो रिटर्न एसेट्स का रिटर्न है वो 13%, 10%, 7% एंड 4% है। अब कंपनी एफ और के के दरमियान अगर कोरिलेशन देखें तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन की वजह क्या है, एक एसेट्स का रिटर्न बढ़ रहा है, एक कंपनी के एसेट्स का रिटर्न कम हो रहा है। पहले में क्या था देखें, इसमें एक कंपनी के एसेट का रिटर्न बढ़ रहा है तो दूसरी कंपनी के एसेट का रिटर्न भी बढ़ रहा है, एक कंपनी का कम हो रहा है दूसरी कंपनी का भी कम हो रहा है। तो ये सेम डायरेक्शन में मूवमेंट थी, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो, इधर एक एसेट का रिटर्न बढ़ रहा है, एक कंपनी के एसेट का रिटर्न कम हो रहा है, तो अब ये नेगेटिव में डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो इसे हम कहते हैं
ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अब इसको हम ना ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर देते हैं कि अगर आप ये थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे, कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन को डिफाइन करें। अच्छा, इसमें अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर देते हैं। आप स्केल से बनाएंगे तो इसको आपका बनेगा परफेक्ट। तो सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ज़ीरो, कंपनी ए और इधर कंपनी बी। ठीक है, दोनों का हम कहते हैं कि कोरिलेशन को हम ड्रा कर लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशंस की जो लाइन है वो ऐसे बनेगी, इधर भी ऐसे पॉजिटिव कोरिलेशन। एक कंपनी जिस तरह मूव कर रही है दूसरी कंपनी भी बिल्कुल उसी तरह मूव कर रही है। और अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ देखें तो इसको भी सेम ऐसे नेगेटिव कोरिलेशन को एक्स एक्सिस ज़ीरो, वाई एक्सिस, अगर हम इसको देखें तो ये ग्राफ ऐसे और ये देखें, सॉरी, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये वाला, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें कोरिलेशन को, अभी हमने क्या कहा, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, और उसके बाद हम देखते हैं जी ज़ीरो कोरिलेशन के कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनके दो कंपनीज के एसेट्स के रिटर्न्स के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे अब लिखते हैं जी ज़ीरो कोरिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन। ज़ीरो कोरिलेशन को हम डिफाइन करेंगे इफ़ two series have no relationship अब टू सीरीज के दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इज कॉल्ड ज़ीरो कोरिलेशन। टू सीरीज के दरमियान अगर रिलेशनशिप नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये ज़ीरो कोरिलेशन है। अब दोबारा एग्जांपल लेते हैं टू कंपनीज की, ईयर्स, कंपनी एम, कंपनी एन। उसके बाद देखें 1 2 3 4, 4 ईयर्स का हमने डाटा ले लिया। और कंपनी एम हम कहते हैं जी, सपोज ये कंपनी एम जो है ये रिटर्न दे रही है 15%, 16%, 14% और 10%। कंपनी एन का अगर हम देखें तो ये रिटर्न दे रही है 12%, 12%, 12% एंड 12%। ये नॉर्मली ट्रेजरी बिल्स में होता है, गवर्नमेंट ऐसा करती है कि कांस्टेंट होता है रिटर्न उनका विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉर्मली चेंज नहीं होता। गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी में चाहे तो चेंज कर सकती है, लेकिन हम समझने के लिए, अब कंपनी एम का रिटर्न जो है वो देखें बढ़ भी रहा है, 2 साल दूसरे साल बढ़ा फिर कम होना शुरू हो गया, जबकि कंपनी एन का जो रिटर्न है इसमें कोई चेंज नहीं आई। तो अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कंपनी एम और कंपनी एन के रिलेशनशिप को तो हम कहेंगे कि कंपनी एम और कंपनी एन में ज़ीरो कोरिलेशन है। ज़ीरो कोरिलेशन की वजह क्या है कि ये बड़ा भी है फिर उसके बाद कम होना शुरू हो गया, जबकि इस एसेट के रिटर्न में कोई भी चेंज नहीं आई। ठीक है जी, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, उसके बाद ज़ीरो कोरिलेशन हो गया। उसके बाद अब इस कोरिलेशन के टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसे देखते हैं जी कोरिलेशन की रेंज क्या है।
कोरिलेशन। कोरिलेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसकी जो रेंज है वो +1 और -1 के दरमियान होती है। +1 और -1 के दरमियान होगी। अगर हम इसको देखें +1 और -1 की रेंज के दरमियान होगी, तो अब इसे हम लिखते हैं, ये +1 का मतलब है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि इजाफा तो हो रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन से, सेम तादाद से, सेम क्वांटिटी से। और -1 है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये नेगेटिव कोरिलेशन है। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन को हम कहेंगे इंक्रीज विद द सेम रेट। एक कंपनी के एसेट के रिटर्न में जितना इजाफा होगा, दूसरी कंपनी के एसेट के रिटर्न में भी उतनी ही क्वांटिटी मिकदार में इजाफा होगा। उसके बाद डिक्रीज विद द सेम रेट, नेगेटिव में क्या होगा? डिक्रीज विद द सेम रेट, सेम रेट या सेम परसेंटेज। अब इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वैसे ही ईयर्स 1 2 3 4, उसके बाद कंपनी ए, कंपनी बी। अब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन को हम समझने लगे हैं। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन को अगर हम देखें तो 10% इसका रिटर्न कंपनी ए का, 12%, 14%, उसके बाद 16%। 10%, 12%, 14% एंड 16%। उसके बाद कंपनी बी का अगर हम देखें तो इसका रिटर्न है 7%, 9%, 11%, उसके बाद 13%। अब देखें दोनों सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, मतलब ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। अब परफेक्टली पॉजिटिव क्या है? 10 से ये क्या हो गया? 12, 2% बढ़ी। 7 से ये क्या हो गया? 9%। कितने परसेंटेज बढ़ी? 2%। अब 12 से ये 14, 2%, 9 से 11, 2%, 14 से 16, 2%, 11 से 13, 2%। यानी कि एक तो सेम डायरेक्शन में है और दूसरा परफेक्टली इसको पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि जितना ही ये बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब जो रिलेशनशिप है बिटवीन कंपनी ए एंड कंपनी बी इज परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव है। अब एक और देख लेते हैं जी, इसी एक और एग्जांपल इसी से रिलेट करते हैं कि ये दोनों बढ़ रहे थे। हमने कहा जी परफेक्टली पॉजिटिव है क्योंकि सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। कंपनी एफ, कंपनी के, 2 कंपनीज का। अभी कहते हैं जी 16%, 14%, 12% एंड 10%। और इसके बाद हम कहते हैं जी कंपनी के का जो रिलेशन है वो हम इसको अज्यूम करते हैं 14%, 12%, 10%
एंड 8%। अब देखें ये भी परफेक्टली पॉजिटिव है। क्यों परफेक्टली पॉजिटिव है? एक कंपनी के रिटर्न में 2% के हिसाब से कमी हो रही है, तो दूसरी कंपनी के रिटर्न में भी 2% के हिसाब से कमी हो रही है। अब एक बढ़ रही थी, दूसरी बड़ी बढ़ रही है, सेम डायरेक्शन से, सेम मूवमेंट से, सेम रेट से, इसे कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिव। एक कंपनी के एसेट के रिटर्न में कमी हो रही है, तो दूसरी कंपनी के एसेट के रिटर्न में भी कमी हो, सेम डायरेक्शन से, सेम रेट से, तो हम इसे कहते हैं ये क्या है? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। अब परफेक्टली सॉरी, इसे हम कहेंगे ये भी परफेक्टली पॉजिटिव है, क्योंकि सेम डायरेक्शन से दोनों कम हो रहे हैं। अब हम कहते हैं जी, पढ़ते हैं परफेक्टली नेगेटिव को। तो जो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, इसमें क्या है? डिक्रीज विद द सेम रेट, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। परफेक्टली नेगेटिव, नेगेटिव में क्या था कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो। अब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन में, नेगेटिव कोरिलेशन का तो पता है ना कि एक कंपनी के एसेट में इजाफा हो तो दूसरी कंपनी के एसेट के रिटर्न में कमी हो। परफेक्टली का मतलब है सेम रेट से। एग्जांपल लेते हैं, ईयर्स, कंपनी एम, कंपनी एन, 1 2 3 4 ईयर का डाटा लिया। अब 10%, 12%, 14% एंड 16%। उसके बाद कंपनी एन अगर हम देखें तो सपोज करते हैं जी ये 18%, उसके बाद 16%, 14% और 12%। अब कंपनी एम के एसेट्स के रिटर्न में इजाफा हो रहा है, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। और कंपनी एन के दरमियान जो रिटर्न है एसेट, उसके एसेट का रिटर्न है वो कम हो रहा है, 18 से 16, फिर 14, फिर 12। अब ये 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, ये 2% के हिसाब से कम हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये परफेक्टली नेगेटिव है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है इन दोनों के दरमियान। जब अब जीरो कोरिलेशन भी हो गया, परफेक्टली कहते हैं कि पॉजिटिव भी हो गया, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन भी हो गया। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम तो पोर्टफोलियो का, मेजरमेंट ऑफ रिस्क का पोर्टफोलियो का जो टॉपिक था वो शुरू किया था, पोर्टफोलियो का फार्मूले पढ़े, सिंगल एसेट के फार्मूले पढ़े, उसके बाद हम कोरिलेशन पे आ गए। अब ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है ना टू कंपनीज में का पोर्टफोलियो बनाते हुए, वो डिज़ायरेबल किया जाता है जी ये नेगेटिव हो। नेगेटिव कोरिलेशन का क्या फ़ायदा होता है कि एक कंपनी के एसेट का रिटर्न अगर बढ़ रहा, कम हो रहा है, तो उसके बदले में दूसरे का बढ़ जाएगा, तो जो हमें लॉस होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। हम इसे लिख लेते हैं ताकि आपको लेक्चर समझने में कोई मुश्किल ना हो। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन is desirable while selecting companies for पोर्टफोलियो। अब जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो डिजायरेबल है पोर्टफोलियो बनाते हुए। क्यों डिजायरेबल है इसकी भी रीजन देख लेते हैं। इफ द रिटर्न ऑफ वन कंपनी increases
द रिटर्न ऑफ another company will decrease। क्योंकि अगर किसी में नुकसान हो जाए एक कंपनी में तो दूसरी कंपनी में फायदा होगा, तो आपका लॉस कवर हो जाएगा। और जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल होता है, रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल होता है। अब नेगेटिव कोरिलेशन डिज़ायरेबल भी है और नेगेटिव कोरिलेशन से रिस्क भी मिनिमाइज होता है, क्योंकि एक ऐसा आपने कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, 4 कंपनीज में सपोज आपने 10 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। 10 की बजाय आप लिखते हैं जी 40 मिलियन, सपोज 40 मिलियन आपने कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब नेगेटिव कोरिलेशन होगा ना इन टू के दरमियान या इन टू के दरमियान, तो आप देख लेंगे जी किस परसेंटेज के हिसाब से नेगेटिव कोरिलेशन है, तो आप उसी परसेंटेज से उतने पैसे इन्वेस्ट करें कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि इसमें अगर कमी होगी तो 2% होगी, तो इसमें इजाफा होगा तो हो सकता है ये 5% इजाफा हो जाए। तो ऐसी कंपनी जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, नेगेटिव कोरिलेशन रखती हैं, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बनाते हुए उसको सिलेक्ट करता है ताकि जो उसका लॉस है वो कम से कम हो। और पोर्टफोलियो जिसे हम कहते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो, एफिशिएंट पोर्टफोलियो का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो का मकसद उसी वक्त पूरा होगा जब हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनके दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है। तो नेगेटिव कोरिलेशन जी डिज़ायरेबल है। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो होगा जी डाइवर्सिफिकेशन। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन क्या है, और इसी में आ जाएगा कैपेम, कैपेम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और जिसमें हम बीटा मेजर कैसे करते हैं, उसका डिफरेंट क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हम मेजर करेंगे। ठीक है जी। इसमें डाइवर्सिफिकेशन को हम चलें डिस्क्राइब कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक में हम कैपेम देख लेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन को अगर हम डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन क्या है? डाइवर्सिफाई, फैला देना, तकसीम कर देना। तो इसे हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, इट इज ए प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस लिख लें यहाँ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन of स्पेसिफिक, जिसे अनसिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं, अनसिस्टमेटिक या डाइवर्सिफाइबल risk by the creation of efficient portfolio, efficient portfolio। डाइवर्सिफिकेशन ये एक प्रोसेस है स्पेसिफिक अनसिस्टमेटिक डाइवर्सिफाइबल रिस्क को ख़त्म करने का, ताकि हम एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बना सकें। हम देखिए इसमें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है। एफिशिएंट पोर्टफोलियो आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें रिस्क मिनिमाइज हो, रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो, एलिमिनेशन ख़त्म करना। अब ये क्या है, इसको हम देखते हैं।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिख लें जो डाइवर्सिफिकेशन की डेफिनेशन, फिर हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्पेसिफिक, अनसिस्टमेटिक या डाइवर्सिफाइबल रिस्क क्या है। इसमें यह है कि ये जनरल सिस्टमैटिक नॉन डाइवर्सिफाइबल risk cannot be minimized, जनरल सिस्टमैटिक नॉन डाइवर्सिफाइबल, टू टर्म्स हमारे पास आ गए जिसे हमने एक्सप्लेन करना है, स्पेसिफिक और जनरल। यहाँ अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, डाइवर्सिफाइबल, नॉन डाइवर्सिफाइबल। ऐसा रिस्क जिसे काम नहीं किया जा सकता, ऐसा रिस्क जिसे काम किया जा सकता है। अब इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम टोटल रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन के, जो हम तुम्हें पढ़ा के एलिमिनेशन करनी है, टोटल रिस्क को अगर हम कहें कि ये क्या है, होता है, या कितनी कैटेगरीज हैं, तो टू इसके कंपोनेंट्स हैं जी, स्पेसिफिक रिस्क प्लस जनरल रिस्क। इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रिस्क का अनसिस्टमैटिक रिस्क। जनरल रिस्क का दूसरा नाम है सिस्टमैटिक रिस्क। उसके बाद इसे हम कह सकते हैं जी डाइवर्सिफाइबल और ये नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है। अब स्पेसिफिक रिस्क है जी विच इज अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर बिजनेस, और जनरल रिस्क है जी ये सिस्टम का रिस्क है, ऑल द कंट्री। अब ये जीरो तक लेके जा सकते हैं। स्पेसिफिक रिस्क को कैन बी मिनिमाइज टू जीरो, और इसको कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है जी। अब स्पेसिफिक रिस्क किसी बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे टेक्सटाइल कंपनी पे टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ दे दिया जाए या इस पर टैक्स इम्पोज कर दिया जाए, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गवर्नमेंट ने रिसेंटली बड़ा पैकेज अच्छा दिया है, तो उसमें क्या मूवमेंट होगी, उतार चढ़ाव होगा, या ये जो लॉकडाउन था इसका क्या इफेक्ट आएगा किसी स्पेसिफिक बिजनेस पे। अब जनरल रिस्क में देखें, जो कोरोना वायरस ने तो पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया ना, तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसा रिस्क जिसे कंट्रोल ना किया जा सके इसे कहते हैं जनरल रिस्क या सिस्टम का रिस्क। ऐसा रिस्क जिसे कंट्रोल किया जा सके, जो पर्टिकुलर कंपनी की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, पर्टिकुलर कंपनी की अर्निंग से रिलेटेड हो, जिसे कंट्रोल किया जा सके, जिसको मैनेज किया जा सके, जिसके प्रिकॉशनरी मेजर करके अवॉइड किया जा सके, जैसे स्ट्राइक हो जाती है, रॉ मटेरियल की कमी है, या बैड रेपुटेशन है, या कोई काम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जनरल रिस्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो डाइवर्सिफिकेशन किसको डील करती है जी? स्पेसिफिक रिस्क को। ये देखिए डेफिनेशन क्या लिखी थी डाइवर्सिफिकेशन में, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक अनसिस्टमैटिक डाइवर्सिफाइबल रिस्क बाय द क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन में क्या करेंगे, ये ऐसा रिस्क जो सिस्टम का रिस्क नहीं है, जो अनकंट्रोलेबल नहीं है, उसको जीरो तक ट्राई करते हैं लेके जाएं, नेगेटिव कोरिलेशन के थ्रू या बाकी स्ट्रेटजीज के थ्रू। अब जो जनरल रिस्क है इसे कम
नहीं किया जा सकता। ये पूरी कंट्री में अफेक्ट होता है, पूरे वर्ल्ड में। एग्जांपल है कोरोना वायरस का, एटीएम फेलियर ऑन ईद है, उसके अलावा भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो कैपेम पे होगा, और बीटा इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में, लेक्चर्स के बाद भी जो आपको कोई समझ ना हो, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो आप इसको इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर्स के क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं 24 आवर्स, जब आपका दिल करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।